क्या हो जब किसी की दिली तमन्ना दुनिया भर में छा जाने की हो। क्या हो जब किसी को बस एक अदद सम्मान की लालसा हो, जिसका वो हकदार तो हो मगर उसे कभी मिला ना हो। क्या हो जब हाथ को आए मगर मुंह को ना आए, जैसे मुहावरे जीवन का हिस्सा हो चले। कोई जवाब है? शायद नहीं। ऐसे ही एक गायक हुए, नाम था किशोर कुमार, जिन्हें जीने से ज़्यादा सम्मान से जीने की इच्छा थी, जिनका मानना था कि वे बॉलीवुड जैसी छोटी दुनिया के लिए नहीं बने। उनकी उड़ान तो इतनी ऊंची है कि उसे दुनिया को देखना चाहिए, मगर उड़ान दिखे कैसे? कोई बताए तो जरा किसी को कि वो देखो, वो एक परिंदा है जो पूरे आसमान का बादशाह है, जो जब उड़ता है तो उसकी जैसी उड़ान कोई भर नहीं सकता। अगर ये ना बताया जाए तो क्या हो। साल था 1984-85। तानसेन अवार्ड के विजेता को चुनने के लिए एक मीटिंग चल रही थी। यह अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सम्मानजनक अवार्ड था। जूरी मेंबर्स एक नाम को लेकर बहुत हद तक सहमत भी थे। नाम था केरल के एक क्रिश्चियन परिवार में जन्मे जाने माने गायक केजे येसुदास का। यह वो दौर था जब बॉलीवुड गानों को वो सम्मान हासिल नहीं था, डंका बजता था तो क्लासिकल म्यूजिक का। इस बीच एक ऐसा नाम उछलता है जिससे हड़कंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। नाम लेने वाले शख्स का चेहरा उस मीटिंग में मौजूद हर शख्स घूरने लगता है। जूरी मेंबर्स में से एक मेंबर संगीतकार नौशाद उसी वक्त उस मीटिंग को बड़बड़ाते हुए छोड़कर चले जाते हैं। ये उछलने वाला नाम किशोर कुमार का था। ऐसा नहीं था कि किशोर कुमार से सबकी दुश्मनी थी। बात ये थी कि ये अवार्ड क्लासिकल संगीत के क्षेत्र के दिग्गजों को दिया जाता था। वहीं किशोर दा ने तो संगीत की कोई शिक्षा तक नहीं ली थी, तो क्या ये सही होता कि किशोर कुमार को ये अवार्ड दे दिया जाए? नाम सुझाने वाले ने तब सबको कलाकार धर्म याद दिलाया, इमरजेंसी का वो वक्त याद दिलाया जब किशोर कुमार को झुकाने के लिए सरकारी चाबुक चले थे, मगर उन्होंने उफ तक नहीं किया था। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो पर तब किशोर कुमार के आवाज़ पर पाबंदी लगा दी गई थी। इनकम टैक्स का पूरा दलबल जैसे उन्हीं के पीछे पड़ा हो, मगर ये किशोर का मेरुदंड था, जिसमें उस उम्र में भी किशोरता जैसी ताकत भरी थी। इतना मज्जा भरा था कि उसे झुकाना तो दूर, टेढ़ा करने में भी सत्ताधारियों की सांसें फूल पड़ी थी। सारे दृश्य किसी फिल्म की तरह जूरी मेंबर्स की आंखों के सामने तैर गए और सबकी सहमति हुई कि तानसेन अवार्ड तो इस वर्ष किशोर कुमार को ही दिया जाना चाहिए। ये बात जब किशोर कुमार को पता चली तो उन्हें यकीन हो गया कि पूरी दुनिया पर छा जाने की उनकी मंशा अब सफल हो जाएगी। इस अवार्ड के बाद अब सबको पता चल जाएगा कि भारत में एक ऐसा इंसान भी है जो इतनी क्षमता रखता है कि दुनिया उसे झुक कर सलाम करे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किशोर कुमार का ये इंतज़ार लंबा चलने वाला था। किसी कारण से तानसेन अवार्ड उस वर्ष टलता चला गया और इसी बीच किसी ने जूरी मेंबर्स को ये सजेस्ट किया कि अगर फिल्म से जुड़े किसी गायक को अवार्ड देना ही है तो उसे लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाए। कहा जा सकता है कि अवार्ड तो अवार्ड होता है, कोई भी मिले क्या फ़र्क पड़ता है। मगर उस शख्स को जिसका खुद पर विश्वास इतना था कि वो हर किसी से खुद को ऊपर मानता हो, उसे उसके ही दौर के कंपटीटर के नाम का अवार्ड दिया जाए तो कैसा लगेगा? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हों और आप अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा रखते हैं कि वहाँ काम करने वालों के बीच आप खुद को बेस्ट मानने लगे हों, लेकिन जब आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाए तो वो अवार्ड आपके किसी ऐसे कलीग के नाम का हो जो आपके बाद आया, आपके साथ काम करता हो। किशोर कुमार को ठीक ऐसा ही महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि किशोर कुमार लता मंगेशकर से नफरत करते थे, वे उन्हें अच्छी गायिका मानते थे। यहाँ तक कि लता मंगेशकर ने एक बार किशोर कुमार को लेकर कहा था कि अगर आने वाले 50 सालों के लिए मुझे किसी पुरुष की आवाज़ को चुनना हो तो मैं किशोर कुमार का नाम लूँगी। यहाँ तक कि यूट्यूब खंगालेंगे तो आपको किशोर दा का एक बहुत ही पुराना इंटरव्यू भी दिखेगा, जिसमें उनसे सवाल जवाब खुद लता मंगेशकर कर रही हैं। शायद ही लता मंगेशकर जैसी महान हस्ती ने किसी और शख्स का इससे पहले या इसके बाद इंटरव्यू किया हो। ये किशोर कुमार की भव्यता और सौम्यता थी कि लता मंगेशकर ने उनका इंटरव्यू किया। किशोर दा स्वयं को किसी से भी कम नहीं आंकते थे। वे महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी थे। लता उनकी साथी थीं,
मगर एक ही क्षेत्र में होने की वजह से वे उन्हें अपना प्रतिद्वंदी भी मानते थे। ये जलन वाली प्रतिद्वंदिता नहीं थी, ये आगे बढ़ते रहने के लिए सीने में जलाए रखने वाली वो अलख थी जो अगर बुझ गई तो इंसान या तो ठहर जाता है, मर जाता है, या तो संत बन जाता है। ये अलख मनुष्यता का स्वभाव है और ज्ञान, यश और वैभव की गंगोत्री। किशोरदा ये जानते थे और जब उन्होंने ये गाना गाया कि मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, तब वो सिर्फ एक गाना नहीं गा रहे थे, वो गा रहे थे किशोर कुमार को, उसके जीवन परिचय को। सफलता के शिखर को छूने के लिए ज़रूरी हर वो चीज़ किशोरदा के पास थी जो एक मुकम्मल कलाकार को चाहिए होता है। तभी इतनी शोहरत उन्हें मिली भी, मगर पूरी दुनिया पर राज करने के लिए इनमें से एक ज़रूरी चीज़ जिसकी कमी रह गई उनके पास, वो थी उनकी किस्मत। साल 1995 में लता मंगेशकर अवार्ड किशोर कुमार को दिया गया, उन्होंने लिया भी, मगर तानसेन अवार्ड ना मिलने की कसक उस महान गायक के मन में हमेशा रह गई। मगर क्या आपको पता है कि किशोरदा के पर दादा एक डाकू थे, और कोई ऐरे गहरे डाकू नहीं, ऐसे डाकू जिसके बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि उसके सर पर उस समय की सरकार ने इनाम रखा हुआ था। एक ऐसा डाकू जिसका एक कनेक्शन रविंद्रनाथ टैगोर से भी था। कौन था ये डाकू और किशोरदा से कैसे जुड़ा हुआ है? कहानियाँ और कंट्रोवर्सी के अगले एपिसोड में जानेंगे। धन्यवाद।